आज भी आप लोगों के पास 2-3 सवाल पहुँचे होंगे। ये भी मोशन से ही थे, फ्रिक्शन से थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से थे। तो संभवतः आप सब लोगों को अगर समय से वो मिल गए होंगे तो आपने उन्हें हल करने का प्रयास किया होगा। आइए हम एक एक करके उन सवालों को हल करके देखते हैं कि क्या हमारे सॉल्यूशन सब सही थे। एक क्वेश्चन था 6 kg मास के किसी पिंड को 2 मीटर लंबाई की डोरी से लटकाया गया है। एक फिगर भी आपके सामने लिखा था, 2 मीटर लंबाई की डोरी से लटकाया गया है और ये जो लटकाया गया है ये इसका मिड पॉइंट है। ये बात शायद हम वहाँ से कंसीडर नहीं किए हैं, लेकिन आप ध्यान रखें, हमने फिगर में दिखाया भी है। ये मिड पॉइंट है यहाँ से और ये लटकाया गया है यहाँ से 6 kg। तो जब कोई मास लटकाया जाता है तो आप कभी उसे kg मत लिखा करिए। जब भी लिखिए उसको 6g न्यूटन लिखिए, या फिर उससे kg लिखना है तो फिर kg वेट लिखिए। जब कभी भी आप मास को अंडर ग्रेविटी लटकाएं तो आप ध्यान रखें मास को फिर या तो न्यूटन बना लें या तो किलोग्राम भार बना लें, तब ही लटकाएं। ठीक है, ये टोटल 2 मीटर है, ये टोटल 2 मीटर है। ऐसे यहाँ से 50 न्यूटन ऐसे लगा दिया गया है और ये पूरा सिस्टम बैलेंस में है। तो आपको लग भी रहा होगा कि अगर ये बैलेंस में है तो ये पॉइंट ऐसे चला जाएगा। ये वाली डोरी आपको कुछ ऐसे नज़र आएगी, ऐसे ऐसे, और आपको ये थीटा कैलकुलेट करना है। बैलेंसिंग पॉइंट है, इस समय इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इधर कोई टेंशन होगा, वही टेंशन इधर आ जाएगा, है ना। जहाँ से कभी कोई बॉडी लटकी होती है हमेशा उसकी दिशा में टेंशन होता है। जैसे अगर आप पुली से कोई बॉडी लटका दें, कोई पिंड लटका दें, तो आपको जो टेंशन दिखाना होगा वो पुली की तरफ दिखाना होगा, टूवर्ड्स पुली दिखाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने दिखा दिया। हमसे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है थीटा की वैल्यू क्या होगी, और अगर आप जी कंसीडर करना चाहें तो जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करें अगर आपको ज़रूरत लगे तो। आइए, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। आप किन्हीं 2 तरीक़ों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप एक बात देख रहे हैं कि अगर ये बैलेंसिंग है तो इस टेंशन के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट इधर होगा टी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर होगा टी साइन थीटा होगा। टी साइन थीटा इसे बैलेंस करेगा, टी कॉस थीटा इसे बैलेंस करेगा। तो हम ये बात बता सकते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, संतुलन की अवस्था में या साम्य की अवस्था में, टी कॉस थीटा विल बी मैनेज्ड बाई 6g, है ना। और g को चाहें तो आप यहाँ मान रख दें या आप इसे डायरेक्टली लिख लें 60 न्यूटन। और टी साइन थीटा आपके पास 50 है, ये डिलीट हो जाएगा। अगर आप दोनों को डिवाइड करें तो कॉट थीटा इक्वल टू 6/5 आएगा, है ना। और यह टैन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 5/6 जी। और यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा टैन इनवर्स 5/6। ये क्वेश्चन था। टैन इनवर्स 5/6 करके हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस हैं 40, 45, 60, नन ऑफ दीज। 40, 45, 60, नन ऑफ दीज। देखिए, टैन की जो वैल्यू होती है वो साइन की तरह, मतलब साइन का मतलब साइन की ग्राफ की तरह नहीं चलती है। आप ये ना समझ लें यानी साइन और टैन का ग्राफ एक जैसा होता है। बस हम इतना बताना चाह रहे हैं कि थीटा बढ़ने के साथ साथ टैन अपनी वैल्यू बढ़ाता है, जैसे थीटा बढ़ने के साथ साथ साइन अपनी वैल्यू बढ़ाता है एक प्रॉपर आर्डर तक, फिर वो रिपीट करता है। जैसे साइन 0 0 तो टैन 0 भी 0, है ना। फिर जैसे साइन 91 हो जाता है तो टैन 90 इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब थीटा बढ़ने के साथ साथ
टेन और साइन दोनों अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं। वैसे यहाँ भी आप देखिए कि अगर ये 5/6 है, अगर इसे हम सॉल्व करें तो लेस देन 1 जाएगा। अगर लेस देन 1 जाएगा तो इसका मतलब ये है tan 45 1 की वैल्यू होती है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 आना चाहिए। 60 फिर कदापि नहीं हो सकता क्योंकि tan 60 तो और 1 से बढ़ाएगा। बचता कौन है? 40 डिग्री, तो इसका आंसर 40 डिग्री ही आएगा। ये बातें वैसे हालांकि वहाँ लिखी रहेंगी, ये आप ले जाएंगे थ्री आएगा ऐसे, और ये एक्चुअली वैल्यू है tan 40 डिग्री की, तो ये 40 आंसर आ जाएगा। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 क्या हो सकता है इस सवाल को सॉल्व करने का? सोचिए, क्या इसके अलावा कोई और लॉजिक आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं जिससे सवाल हल हो जाए? तो आप हमसे कह सकते हैं कि एक पॉइंट पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यानी हम ये बता सकते हैं कि ये लामी थ्योरम इसमें मिलती जुलती हमें नज़र आ रही है, तो हम इसमें लामी थ्योरम लगा देंगे। कैसे लगाएंगे लामी थ्योरम? यही तो है क्वेश्चंस की ब्यूटी कि आप कितने तरीके उसके सोच सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे हम लोगों के सोचने की क्षमता और विकसित होती है, समस्या समाधान करने की तकनीक का विकास होता है। अब आप ऐसा देखें, ये पॉइंट हो गया, ये 60 न्यूटन नीचे हो गया, ये 50 न्यूटन इधर हो गया, और ये वाली वैल्यू ऐसे ऐसे, और ये यहाँ से 90 है और ये हमारा थीटा है। ठीक, ये हमारा टेंशन टी काम कर रहा है। हमें लामी थ्योरम लगानी है एट पॉइंट ओ। लामी थ्योरम एट पॉइंट ओ, तो जब इस ओ पॉइंट पर लामी लगाइएगा तो आप कहेंगे 60/sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू 60/sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू 50 है ना। लामी ना जानते हो तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमारा पूरा चैप्टर पढ़ें। 50 ये वाला एंगल, तो अब आप बताइए पूरा एंगल 180 होगा। इस 180 में अगर हम थीटा सब्सट्रैक्ट कर दें तो इट विल बी 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा दैट इज कॉस थीटा, 50/sin 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो आप लगाएंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 50/60, ये डिलीट हो जाएगा और ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 5/6 एंड ये होगा tan इनवर्स 5/6। फिर इसको आप सॉल्व करिएगा, फिर यहाँ 2 बचेगा, कुछ ऐसा करके आएगा जो भी है 40 डिग्री। हम देख रहे हैं यहाँ से वही बात बन गई है, तो आगे हम उसको डिस्कस करें, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर 3 फोर्स काम कर रहे हो और बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो तो ये कहा जाता है कि यहाँ लामी थ्योरम काम करेगी। लामी थ्योरम मतलब फोर्स अपॉन उसके सामने के एंगल का साइन इक्वल टू दूसरा फोर्स अपॉन उसके सामने के एंगल का साइन इक्वल टू तीसरा फोर्स अपॉन उसके सामने के एंगल का साइन। तो इसमें टेंशन मानने की फिर ज़रूरत भी नहीं है, टेंशन मानने की कोई टेंशन नहीं है। तो आप चाहे कंपोनेंट वाला तरीका लगा लें, चाहे ये तरीका लगा लें, दोनों तरीके ठीक हैं। दूसरी चीज़, ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं ये क्वेश्चंस NCERT के हैं, NCERT के ही प्योर क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग इनमें पूरे मन से पढ़िए, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, बहुत अच्छे सवाल होते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर रखा है, यदि बॉक्स तथा रेलगाड़ी के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट µs इक्वल टू 0.15 है, तो रेलगाड़ी का वह मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा?
जो बॉक्स को रेलगाड़ी के फर्श पर रखने के लिए आवश्यक है, और जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, और कुछ दिया नहीं है, बस इतना ही सवाल है। ये सवाल बहुत छोटा है, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसे समझने लगे तो ये गंभीरता आपके अंदर ला सकता है। क्या है क्वेश्चन? इमेजिन करिए कि आपकी कार में आपने अपनी चप्पलें उतार दी हैं और आप शांति से बैठ गए हैं पालथी मार करके अपनी कार की सीट पर। अक्सर होता है जब हम लंबा टूर वूर करते हैं तो ये घटनाएं आम हो जाती हैं। कार कितनी स्पीड से चल रही है, जितनी स्पीड से कार चल रही है उतनी स्पीड से आप हैं, उतनी स्पीड से आपके पदवेश हैं। जितना एक्सेलरेशन कार में है उतना ही एक्सेलरेशन चप्पलों में है, उतना स्पीड, मतलब जितना भी अंदर ऑब्जेक्ट है सब में है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी स्थिति में ऐसा हो जाए कि कार सरकने मतलब चप्पलें अपनी जगह छोड़ दें स्वतः? अक्सर हम लोग देखते हैं कि ट्रेन में ब्रेक लगती है तो हम आगे पीछे खिसक जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। किस लक्षण के कारण ट्रेन में या कार की फर्श पर चप्पल रखी है और कार के अनुसार चल रही है? चप्पल का कॉन्टैक्ट एरिया और प्लेन सरफेस कार का या ट्रेन का, वो दोनों टच में है। इमेजिन करिए कि अगर ये दोनों बहुत चिकने होते तो क्या आपकी चप्पल ट्रेन की फर्श या कार की फर्श पर रखी रह जाती? आंसर यस और नो? तो आपका आंसर होता सर नहीं रखी रह जाती। इसका सेंस ये है कि उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो ये डिसाइड कर रहा है कि कार मतलब किस परिस्थिति तक चप्पलें कार की फर्श या ट्रेन की फर्श पर रुकी रह सकती हैं। अगर उस परिस्थिति को हम क्रॉस करेंगे तो हो सकता है चप्पलें ट्रेन की फर्श पर स्वतः मूव कर जाएं, क्योंकि वो रुकी किसकी वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से। किसके किसके बीच फ्रिक्शन लग रहा है? चप्पलों के सरफेस और ट्रेन की सरफेस के बीच में। ट्रेन की सरफेस डिसाइड है, चप्पलों का मास डिसाइड है, उन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कॉफिशिएंट डिसाइड है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चप्पलों और चप्पल बहुत बार हो चुका है, चप्पलों और ट्रेन की फर्श के बीच फ्रिक्शन कांस्टेंट है, जितना होना है वो हो चुका है। अगर इस लिमिट से बाहर हम कोई एक्सेलरेशन डिसाइड कर देते हैं तो फिर चप्पलें सरक जाएंगी। अगर वहाँ के फ्रिक्शन के बराबर ही मैक्सिमम वहाँ फोर्स लगा पाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही? अच्छा, एक बात और समझो, जितने फोर्स से जितना एक्सेलरेशन, फोर्स नहीं, जितना एक्सेलरेशन कार में है या ट्रेन में है उतना ही एक्सेलरेशन आप में है, आपके पदवेश में है, या वो जो बॉडी रखी है सब में उतना ही है। फोर्स अलग अलग है क्योंकि सबके मॉस अलग अलग है। तो हम पर्टिकुलर अगर उस पिंड और सरफेस के बीच में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन के बराबर रहेगा तब तक तो ये चीज़ होती रहेगी। अगर ये फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा चूँकि फ्रिक्शन कांस्टेंट है, फ्रिक्शन ना घटेगा ना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे उसकी स्थितियों पर डिपेंड कर रहा है जो चेंज नहीं होंगी। वहाँ के ऐसे पैरामीटर्स हैं जो बदलेंगे नहीं। चप्पलों का तल खुरदुरा थोड़ी बना लेंगे, या ट्रेन का सरफेस जैसा है वैसे ही तो रखेंगे। चप्पलों का मॉस जितना है उतना ही तो रखेंगे, मतलब फ्रिक्शन फिक्स है। और अगर इस फ्रिक्शन के इक्वली फोर्स काम करे तब तो ठीक है। अगर ये फोर्स ट्रेन ने सपोज करो बढ़ा लिया और इससे ज़्यादा कर लिया तो चप्पल सरक जाएंगी। ये है। तो फिलहाल इस समय हम उस पिंड के लिए काम कर रहे हैं कि पिंड पर जो फोर्स ट्रेन के द्वारा अप्लाई हो रहा है चलाने के लिए, ma, जो भी एक्सीलरेशन है उसका, मान लो ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन है, वो फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अब हम सभी जानते हैं प्लेन के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के इक्वल होता है। ये ma मैक्सिमम हो जाएगा, m से m डिलीट हो जाएगा एंड a मैक्सिमम इक्वल टू μsg हो जाएगा। और μs की वैल्यू क्या है 0.15 और g की वैल्यू क्या है 10। 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा अगर ट्रेन चली तेज तो फिर ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि ये तो ट्रेन के हाथ में है ना, ट्रेन कितनी स्पीड से भाग जाए। चलो ठीक है, उस बॉडी का मास तो फिक्स है, लेकिन ये तो ट्रेन डिसाइड करेगी, उसका लोको पायलट डिसाइड करेगा कि एक्सेलरेशन कितना क्रिएट कर दें। लेकिन ये बॉन्ड ये कहता है कि अगर इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन हम क्रिएट कर देते हैं तो पदवेश या जो भी बॉडी वहाँ सरफेस पर रखी है वो मूव करने लगेगी। ये हो गया सवाल आपका। एक सवाल और था आपके लिए, उसे भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है 1000 kg मास का कोई हेलीकॉप्टर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अपवर्ड एक्सेलरेशन से ऊपर उठता है। मास ऑफ हेलीकॉप्टर 1000 kg, एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चालक दल तथा यात्रियों की मतलब उसका पायलट प्लस पैसेंजर्स, टोटल मास 300 kg। तो 3 बातें हमसे इन्होंने पूछी हैं। पहली बात इन्होंने पूछी है चालक दल तथा यात्रियों द्वारा फर्श पर कितना फोर्स लगाया गया। किसके किसके द्वारा? चालक दल मतलब पायलट प्लस पैसेंजर्स, ठीक है, द्वारा फर्श पर कितना फोर्स लगाया गया, फर्श पर, ठीक है। दूसरा इन्होंने पूछा है चारों ओर की हवा पर हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया तथा चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर आरोपित बल। मतलब पहले तो हेलीकॉप्टर ने कितना ऊपर की ओर लगाया, हेलीकॉप्टर ने कितना लगाया हेलीकॉप्टर के द्वारा, और फिर वायु पर हेलीकॉप्टर के द्वारा, और फिर चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर। पहले हेलीकॉप्टर के द्वारा है, हेलीकॉप्टर के द्वारा, फिर हेलीकॉप्टर पर। ये कोई कठिन बात नहीं है, बस अच्छा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, NCERT क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर कराता है। अब इसमें है क्या, इन्होंने पूछा है चालक दल तथा पैसेंजर्स ने फर्श पर कितना फोर्स लगाया। हम इस बात से अभी अनभिज्ञ हैं, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि फर्श सहित या फर्श ने चालक दल तथा पैसेंजर को ऊपर उठाने के लिए काम किया है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि चालक दल तथा पैसेंजर्स पर जो फर्श ने फोर्स लगाया वो F है, अपवर्ड। लेकिन हम सभी ने जो रिएक्शन दी वो नीचे दी, क्योंकि हमारा भार नीचे है। मतलब कौन कौन, पायलट प्लस पैसेंजर्स का मॉस इनटू जी, ये नीचे था, इक्वल टू पायलट प्लस पैसेंजर का मॉस इनटू फाइनल एक्सीलरेशन। यही तो करेंगे आप। ये कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जिसने पायलट और पैसेंजर को उठाने का काम किया है फर्श से, टोटल फोर्स। लेकिन पायलट और पैसेंजर उसको दबा भी रहे हैं नीचे। जैसे एक रस्सी पर अगर आप ऊपर क्लाइंबिंग कर रहे हों तो आपको क्या लगता है, जब रस्सी टूटेगी तो आप कहाँ जाएंगे, नीचे। क्यों? क्योंकि आपका वेट कंटिन्यूअसली नीचे वर्क कर रहा है। डोरी आपके वेट के बराबर टेंशन सहन कर रही है, तब ऊपर आप जा पाना है।
यानी आपका भार कंटिन्यूअसली नीचे है ना। तो ये वाला वही भार है, टोटल इतना लगाया गया, इतना माइनस हुआ, फाइनली इतना बचा। अब पता नहीं फर्श ने कितना फोर्स से इसको ऊपर उठाया, मालूम नहीं। पायलट और पैसेंजर्स की पहले बात हुई है, पायलट और पैसेंजर्स का इन्होंने अलग अलग मॉस दिया हुआ है 300। जी को आप 10 कंसीडर कर लें, इक्वल टू ये 300 इंटू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का है। अच्छा एक बात बताइए, हेलीकॉप्टर जिस त्वरण से ऊपर उठेगा उसी त्वरण से तो पैसेंजर और सब लोग उठेंगे, कोई बाहर तो है नहीं उस सिस्टम के, तो बस वही है ना। अब ये आ जाएगा F इक्वल टू 300 ऑफ 10 + 15, ये 25 हो जाएगा। ये हो गया 7500 न्यूटन। कहाँ? अपवर्ड। 7.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपवर्ड। अपवर्ड मैंने क्यों लिखा? क्योंकि फर्श पैसेंजर और पायलट को ऊपर उठाने की कोशिश करेगी, ना कि नीचे गिराने की कोशिश करेगी। ऊपर उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है चालक और पैसेंजर के द्वारा फर्श पर कितना फोर्स लगाया गया। हमने क्या निकाला है? फर्श द्वारा चालक और पैसेंजर पर कितना लगाया गया। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यूटन्स लॉ जानते हैं, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर पायलट और पैसेंजर ने मिल करके या पायलट और पैसेंजर पर फर्श ने इतना फोर्स लगाया है तो पायलट और पैसेंजर्स ने भी जवाब में इतना ही फोर्स नीचे लगाया होगा। ठीक, तो अब बस यही बता देंगे, पायलट और पैसेंजर द्वारा फर्श पर लगाया गया फोर्स 7.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन डाउनवर्ड। क्योंकि पायलट और पैसेंजर तो फर्श को दबाएंगे, फर्श उठाएगी, न्यूटन्स लॉ लग रहा है थर्ड लॉ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर के द्वारा। अब हेलीकॉप्टर का मतलब समझिए, हेलीकॉप्टर का मतलब हो गया कि मॉस ऑफ हेलीकॉप्टर तो लेंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर कोई खाली थोड़ी उड़ रहा है। हेलीकॉप्टर की जब आप बात करेंगे तब तो फिर उसके अंदर पैसेंजर्स का मॉस लेना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। अब यही क्वेश्चन हम चलते हैं हेलीकॉप्टर के लिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है हेलीकॉप्टर के द्वारा वायु पर, चारों ओर की वायु को दबाया होगा हेलीकॉप्टर ने ना, हेलीकॉप्टर खुद उठा होगा। और फिर उन्होंने पूछा है वायु के कारण ऊपर, तो वायु ने ऊपर लगाया होगा, हेलीकॉप्टर ने नीचे लगाया होगा। तो देखिए यही काम करेंगे, फिर टोटल फोर्स से कंसीडर करेंगे माइनस। अब टोटल मास हो जाएगा 1300 इस समय, इंटू जी कितना हो जाएगा 10 बराबर 1300 गुणा 15, ऐसा। तो हो जाएगा F इक्वल टू 1300 गुणा 10 और 15 25 जुड़ जाएगा, 0 0 25 × 75 और 25 के 25 25 7 32, 3.25 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन टोटल फोर्स आया। ये कौन सा फोर्स है? जो हेलीकॉप्टर, ये आपने एक फाइनली किसके लिए लगाया है? तो ये फाइनली वो है जो वायु ने हेलीकॉप्टर पर लगाया है। वायु जिस धक्के से हेलीकॉप्टर को ऊपर उठा रही है, ये हेलीकॉप्टर फील कर रहा है, ये हेलीकॉप्टर पर लगने वाला है। अगर हेलीकॉप्टर पर लगने वाला पूछा है तो ये वाला है, तो हेलीकॉप्टर पर फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन बी में इन्होंने पूछा है हेलीकॉप्टर के द्वारा वायु पर, तो वायु को इन्होंने नीचे दबाया है, तो ये इसके लिए ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? 3.25 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन डाउनवर्ड। ठीक है, बस इतना ही सवाल था, कुछ नहीं था। वायु पर अगर फोर्स पूछेगा तो वायु को हेलीकॉप्टर दबाएगा, और हेलीकॉप्टर पर पूछेगा तो वायु हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाएगी। तो बस इसको माइंड रखना है। बाकी न्यूटन एक्शन रिएक्शन लॉ इसमें भी फॉलो होगा, कुछ नया नहीं था।
हम लोग धीरे धीरे फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, इनको ख़त्म करते हुए रोटेशनल मोशन, हम 2-2, 3-3 सवाल इसलिए ले रहे हैं ताकि आप सभी लोग इसके माध्यम से क्विक रिवीजन अपना करते रहें। ठीक है ना। फिर काम अभी बहुत बाकी हैं, एग्ज़ाम कुछ क्लियर होगा तो काम और तेज़ हो जाएगा। क्लास देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।